तो नमस्कार बहनों भाइयों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन के टर्म 2 पर, जहां पर मैं आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर आशीष के आप सबका तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करता हूं। टर्म 1 में हमने जो पढ़ा, जो गलतियां करी, जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, जो बीत गया सो बीत गया। आते हैं टर्म 2 पे, करते नहीं शुरुआत, क्योंकि अपने पास बचा है टाइम बहुत कम। तो सीधा छलांग लगाते हैं अपन आपके टर्म 2 के पहले यूनिट में, जो कि है यूनिट नंबर 10, आपके फिजिकल एजुकेशन की किताब का सबसे आखिरी चैप्टर। पता है तुम लोग के पास में किताबें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, भाई है, सब करा देगा। तो आगे शुरू करते हैं यूनिट नंबर 10, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। अब भाई साहब, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स आप लोग के हिसाब से क्यों जरूरी होती है? अगर मैं तुम लोगों से पूछूंगा कि ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स जरूरी क्यों है, तो तुम लोग तो यही बोलोगे कि भैया ताकि हम अपने स्पोर्ट्स में और अपनी एबिलिटीज को और अपने प्रोफेशनल करियर को स्पोर्ट्स में आगे लेकर जा सकें। एग्जैक्टली इसीलिए आपके स्टेट में, आपके सिटी में ऐसे ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर आपके शहर के एथलीट्स अपने आप को एक एलीट लेवल पर ट्रेन कर पाए और अपने देश को, अपने प्रदेश को रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, ऐसी कुछ कहानी मेरी भी थी, लेकिन वो फिर किसी और दिन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखो भाई, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में अब तुम लोगों को मैं हल्का सा कक्षा 11वीं की तरफ लेकर जाऊंगा। तो तुम लोग तो सोच रहे होगे कि यार भैया कक्षा 11वीं क्यों, हम तो 12वीं में हैं और 12th पढ़ रहे हैं, तो हम जो एक साल पहले जो हुआ थी, घटना हुई थी, हम उसको क्यों रिपीट कर रहे हैं? इसी का नाम तो जिंदगी है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो आते हैं अपन कक्षा 11वीं की तरफ और हल्का सा एक रिकैप लेते हैं कि क्लास 11th में तुम लोगों ने फिजिकल एजुकेशन के कुछ 5 कंपोनेंट्स पढ़े होंगे: स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अब यही पांचों कंपोनेंट्स को उठा करके कक्षा 11वीं से कक्षा 12वीं में लेकर आ जाओ और संक्षेप में और डिटेल्ड कर दो इसके एनालिसिस को, तो ये आपका पूरा यूनिट नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स बन जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये तो काफी आसान है, तुम लोग को तो कुछ कुछ चीजें याद भी होंगी। एग्जैक्टली ये चैप्टर मैंने इसलिए पहली बार उठाया कि तुम लोग को थोड़ा ईज अप हो जाए ये चैप्टर। चलो आते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले स्पोर्ट्स के फिजिकल एजुकेशन के कंपोनेंट पे, जिसको कहते हैं अपन स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ होती क्या है? अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि यार ब्रो स्ट्रेंथ क्या होती तेरे हिसाब से, तो तुम लोग क्या बोलोगे? बस भैया जिम में जाओ, थोड़े डोले शोले मसल बना लो, लेग्स बना लो, एब्स बना लो, एब्स, वेरी गुड, एब्स बना लो, और हल्का सा वेट इधर से उधर लिफ्ट कर दो, थोड़ी सी डेडलिफ्ट, थोड़ी सी स्क्वाट्स मार दो, स्ट्रेंथ बन गई। घर के काम करने के लिए, मम्मी का सामान उठाने के लिए तुम लोग बिल्कुल तैयार हो जाओगे। जी नहीं मित्रों, स्ट्रेंथ वो नहीं होती है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने कंपटीशन भी खेले हैं। मुझसे कम, मतलब मुझसे पतले पतले लड़के इतना हैवी वेट जब लिफ्ट कर रहे थे, मैं पावर लिफ्टिंग की बात कर रहा हूं, जो कि आगे जाके एक एग्जाम्पल आएगा इसके अंदर। तो जब ये चीज मैंने नोटिस करी तो काफी अजीब लगा। तो इसीलिए आते हैं कि स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होती है फिजिकल एजुकेशन के टर्म्स पे, आओ इसको पढ़ते हैं। तो अगर मैं स्ट्रेंथ की डेफिनेशन कहूं तुम लोगों को, तो वो कुछ इस प्रकार की होती है: एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू रेजिस्ट फटीग। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू रेजिस्ट फटीग, ये फिजिक्स क्यों आ रही है यहाँ पे? थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स को। अब बात ऐसी है, अगर मैं इसको और सिंपलर टर्म्स में तुम लोगों को एक्सप्लेन करूं, तो तुम लोगों को मैं इस तरीके से समझना चाहता हूं: अमाउंट ऑफ फोर्स exerted by a single muscle or a group of muscle at a particular given time या for a particular activity, XYZ भी हो सकता है। ठीक है, अब समझ गए ना कि स्ट्रेंथ होती क्या है? एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू रेजिस्ट फटीग और द अमाउंट ऑफ फोर्स exerted by a group of muscle or a single muscle to a particular point of time or to perform any particular activity। ये होती है स्ट्रेंथ की डेफिनेशंस। अब आते हैं स्ट्रेंथ कितने प्रकार की होती हैं। अब अगर तुम लोगों से एग्जाम से पूछा आ जाए कि व्हाट इज स्ट्रेंथ, हाउ मेनी ऑफ इट्स टाइप्स, इसके कितने प्रकार होते हैं और क्या होते हैं फलाना ढिमकाना, तो मत डरना। 2 प्रकार की स्ट्रेंथ होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक मतलब ऐसी स्ट्रेंथ जिसको अपन सिंगल मसल से एक्सर्ट करते हैं या सिंगल मसल से परफॉर्म करते हैं। अब ये सिंगल मसल्स की एक्टिविटीज होती कैसी हैं? जैसे कि मैं तुम लोगों से कहूं आर्म रेसलिंग, इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर तुम लोग अपने एक हाथ पीछे रखते हो और एक हाथ आगे रखते हो और पूरा फोर्स तुम अपने बाइसेप से और अपने फोर आर्म से लगाने की कोशिश करते हो। तो ये पूरा एक मसल कहलाता है, आपके फोर आर्म का या आपका हैंड का मसल, दैट इज मे बी कंसिडर्ड एज द बाइसेप मसल। और यहाँ पे बाइसेप के ही सारे ग्रुप्स यूज होते हैं। आपका बाइसेप
मेजर बाइसेप का मसल यूज होता है, आपके ट्राइसेप का मेजर मसल यूज होता है, आपके फोर आर्म्स यूज होते हैं, आपका रिस्ट का जो भी मसल्स होते हैं वो सब यूज होता है। तो यहां पर एक एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल यहां पर आपका आर्म रेसलिंग हो जाता है। उसी तरीके से अगर दूसरी तरफ आए तो डायनामिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डायनामिक स्ट्रेंथ कुछ नहीं होती, एग्जैक्टली ठीक इसका ऑपोजिट होती है। यहां पर हम सिंगल मसल की बात कर रहे थे और डायनामिक पे हम ग्रुप ऑफ मसल्स की बात कर रहे हैं, और यहां पर टाइम से भी इसका रिलेशन होता है। कैसे? ऐसे समझो, यहां पर होती हैं डायनेमिक मसल्स, ये डायनेमिक स्ट्रेंथ 3 हिस्सों में डिवाइड: मैक्सिमल, एक्सप्लोसिव एंड स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। अब मैक्सिमल होती क्या है? जहां पर आप अपनी मसल से या ग्रुप ऑफ मसल से मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगाने की या ताकत लगाने की कोशिश करोगे, और ये इस ताकत को हमने नाम दिया है पावर का। अब जैसे कि मैं तुम लोग को एग्जांपल बताया था पावर लिफ्टिंग का, अब बेस्ट एग्जांपल पावर लिफ्टिंग में डेडलिफ्ट होती है, स्क्वाट होती है, बेंच होती है, जहां पर आप एक ग्रुप ऑफ मसल्स को इन्वॉल्व करते हो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। मैक्सिमल स्ट्रेंथ में आप वही पर्टिकुलर एक्टिविटीज एक हायर स्पीड के साथ करने की कोशिश करते हो, और स्ट्रेंथ इंड्योरेंस एट द लास्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और नाम से समझ में आ रहा होगा, स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस मतलब ये स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस जो कि अपन आगे पढ़ने वाले हैं इसके सेकेंड टॉपिक में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब ठीक है, इसी तरीके से और अगर इसको अच्छे से समझना है तो स्ट्रेंथ के टाइप्स पर आते हैं। ये तो अपन ने पढ़ लिए, एक होती है डायनामिक स्ट्रेंथ और एक होती है स्टैटिक स्ट्रेंथ। अब इसी की तरीके की एक्सरसाइजेस कितनी तरीके की होती है? ये होती है 3 तरीके की। आ जाओ वो तीनों पढ़ते हैं। तो अभी जैसे कि अपन ने बात करी थी स्ट्रेंथ के टाइप्स की, तो तुम लोग समझ चुके होगे कि स्ट्रेंथ 2 तरीके की होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक मतलब एक सिंगल मसल, और डायनामिक में ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहां पर अपन 3 चीजें लेते हैं: एक्सप्लोसिव, मैक्सिमल एंड स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। अब इन्हीं तरीके की यही स्टैटिक और डायनामिक स्ट्रेंथ्स के ऊपर कैसी कैसी एक्सरसाइजेस होती हैं कि आप अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ा सके, तो आओ वो देखते हैं। ये होती है 3 तरीके की: आइसोमेट्रिक विच इज इन रिलेशनशिप विथ स्टैटिक स्ट्रेंथ, आइसोटोनिक विच इज इन रिलेशनशिप टू डायनामिक स्ट्रेंथ, एंड आइसोकाइनेटिक विच इज इन रिलेशनशिप विथ स्पीड, एनर्जी एंड योर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, समझ आया? काफी सिंपल भाषा में बताया है मैंने, इससे सिंपल नहीं बता सकता मैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब सबसे पहले मैंने बात करी थी कि आइसोमेट्रिक की। आइसोमेट्रिक असल में होता क्या है? जब आपके मसल का और आपके लेंथ का पूरा मतलब पूरा उसका रेशियो, वॉल्यूम सब मिलाकर के वर्क डन 0 होता है। 0 मतलब आपको लग रहा है कि आपने मेहनत करी है, लेकिन उसमें कोई ज्यादा मसल इन्वॉल्व हुआ नहीं है, वर्क डन हुआ नहीं है, तो उसकी ग्रोथ कितनी होगी? 0। तो यहां पर जब आप सिंगल मसल से स्ट्रेंथ एक्सर्ट करते हो ना, तो दैट काउंट्स इन 0। इसका मतलब है कि इट इज इन रिलेशनशिप विद स्टैटिक स्ट्रेंथ। जहां पर सिंगल मसल यूज होती है वहां पर इसका कोई यूज नहीं होता, और ज्यादातर स्पोर्ट्स में इस टाइप की स्ट्रेंथ या इस तरीके की एक्सरसाइजेस को हम यूज नहीं करते। ठीक है, अब आप लोग बोल रहे होगे कि भैया ये इसका एक एग्जांपल बता दो। बेस्ट एग्जांपल है, तुम्हारे सामने दीवार है, सर नहीं फोड़ना है, जाके बस खड़े हो जाओ। ठीक है, कैसे? ऐसे, और कोशिश करो कि तुम अपनी पूरी ताकत से दीवार को धकाने की कोशिश कर रहे हो। क्या वो दीवार हल्की सी भी खिसकेगी? भाई अगर वो दीवार अच्छी नहीं बनी होगी तो क्या पता खिसक भी सकती है, लेकिन मोस्ट केसेस में वो नहीं खिसकेगी। विच मीन्स तुमने ताकत लगाई, इमूवेबल ऑब्जेक्ट था, मूव नहीं हो पाएगा, वर्क डन बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो ये था इसका बेस्ट एग्जांपल आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस का। इसलिए इनको कोई नहीं करता। आप जिम में जाकर के लोगों को 1000 बार ऐसे दीवार को धकेलते हुए नहीं देखोगे, आप उनको बेंच धकेलते हुए देखोगे। विच ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड एक्सरसाइज फॉर्म इस टाइप का स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के अंदर, जहां पर अपन बात करते हैं आइसोटोनिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, अब आइसोटोनिक स्ट्रेंथ होती क्या है? जहां पर आप अपने मसल्स का एंगल, मैंने आपको टर्म 1 में बताया था, फ्लेक्स करते हैं तो एंगल रिड्यूस होता है, एक्सटेंड करते हैं तो एंगल इंक्रीज होता है। अब यहीं पर मैंने इसको फ्लेक्स करा तो एंगल हो गया कम, और यहीं पर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, एंगल बढ़ जाएगा। इसका मतलब ऐसी एक्सरसाइजेस जहां पर आप एक वेट से लेकर के या किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर के अपने मसल्स में उनका मसल का एंगल कम करते हो और फिर उसी को एक्सटेंड करते हो, और ये आप रिपीटेशन में करते हो, तो दिस
इज अ फॉर्म ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। इसका मतलब ज्यादातर स्पोर्ट्स में यही तरीके की एक्सरसाइजेस यूज होती हैं। अब बेस्ट एग्जांपल मैं तुम लोग को बताया है, बेंच प्रेस में बेस्ट एग्जांपल है, तुम लोग जब बेंच लगाते हो तो तुम्हारे ओवरऑल हाथ का एंगल कम होता है, स्क्वाट लगाते हो तो पैर का एंगल कम होता है, तो और फिर जब बाइसेप कर्ल लगाते हो ऑफ कोर्स तो तुम लोग को तो एंगल कम होता ही होता है। तो जैसे जैसे तुम लोग ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो तुम्हारी स्ट्रेंथ अपने आप ही बढ़ने लगती है। विच ब्रिंग्स मी, जब बढ़ने की बात करी है तो विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस इंटायर स्ट्रेंथ, जिसका नाम है आइसोकाइनेटिक। और जब काइनेटिक का हम ऐसे नाम सुनते तो तुम लोगों के दिमाग में क्या आता है? अगर तुम लोगों के दिमाग में काइनेटिक वो गाड़ी आती तो तुम अपने दिमाग का प्लीज इलाज करवाओ। अगर तुम्हारे दिमाग में फिजिक्स आती है हल्की सी, अरे 100 में से 100 मेरे भाइयों बहनों, तो काइनेटिक का मतलब क्या होता है? स्पीड के साथ रिलेशनशिप में, ठीक है। अब जब स्ट्रेंथ को आप एक स्ट्रेंथ को, एनर्जी को, ताकत को, पावर को स्पीड के साथ में इन्वॉल्व कर लेते हो ना, तो वो आपकी कहलाती है आइसोकाइनेटिक टाइप ऑफ स्ट्रेंथ एंड एक्सरसाइजेस। अब ये होती कैसी कैसी हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है, तुम लोग ने जैवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा का नाम सुना ही होगा। जैवलिन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ, जहां पर आपके हाथ में एक वेट भी होता है, फिर आपको एक रन अप भी लेना पड़ता है। फुटबॉल another best example, basketball one of the most basic and the most common example which is given in the schools। और इसी के साथ में आपका एक और टॉपिक स्ट्रेंथ का खत्म हो गया, तो तुरंत जंप करते हैं एंड्योरेंस की तरफ। तो आते हैं आपके फिजिकल एजुकेशन के फिजिकल कंपोनेंट्स के सेकंड पॉइंट पे, सेकंड कंपोनेंट पे। तो होपफुली मुझको लगता है कि आप लोगों को स्ट्रेंथ समझ में आ गया होगा। तो आते हैं एंड्योरेंस पे। इसकी डेफिनेशन भी स्ट्रेंथ की डेफिनेशन जैसी ही है। हमने स्ट्रेंथ में क्या पढ़ा था? एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू रेजिस्ट फटीग। एंड्योरेंस में एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, या सिंपल भाषा में कहूं दी एबिलिटी ऑफ द बॉडी और अ ग्रुप ऑफ मसल और अ मसल टू कंटिन्यू एन एक्टिविटी। ऐसे मान के चलो कि आप एक बॉक्सिंग के रिंग के अंदर खड़े हो, आपके सामने आपका ओपोनेंट है, आपने अपने आपके ग्लव्स पहने हुए हैं, अब आप रेडी हो बॉक्सिंग मैच के लिए, लेकिन आपकी 2 राउंड के बाद ही आपकी पूरी हालत डाउन हो गई। क्या होगा? आपका ओपोनेंट आपको तीसरे राउंड के स्टार्टिंग में गलती से भी अगर उसने आपको नॉकआउट दे दिया ना, तो मैच वहां खत्म हो जाएगा। अब इसी चीज को अवॉइड करने के लिए एथलीट्स, बॉक्सिंग एथलीट्स भी बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं इसका, एक इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, जिससे उनकी इंड्योरेंस और जो फटीग की रेजिस्ट करने की, या फटीग ना आए उनके शरीर में, वो थके नहीं कम से कम टाइम में, उसको इंप्रूव करने के लिए, जिसको तुम लोग अपनी भाषा में शायद स्टैमिना कहते हो, बट असल में वो स्टैमिना नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड इंड्योरेंस। द एबिलिटी ऑफ द मसल्स और अ बॉडी टू रेजिस्ट और ओवरकम रेजिस्टेंस, ठीक है, और टू अवॉइड फटीग, ठीक है। अब ये मैं तुम लोग एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब आते हैं टाइप्स पे कि कितने तरीके की होती हैं। अब ये होती हैं 2 तरीके की, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको कहा जाता है एरोबिक, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसको कहा जाता है एनएरोबिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। बात करते हैं पहले एनएरोबिक की, या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, ठीक है। अब ये हम लोग जो एनएरोबिक एंड्योरेंस की बात कर रहे हैं होती है 2 तरीके की, एक होती है स्पीड एंड्योरेंस और एक होती है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। हम लोगों ने स्ट्रेंथ एंड्योरेंस अभी शायद थोड़ी देर पहले ही हमने जब डायनामिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे तो उसके लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, तो ये वही है। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं सिंपल भाषा में, कि ऐसी ट्रेनिंग एक्टिविटीज या ऐसे ट्रेनिंग मेथड्स जिसमें आपकी स्ट्रेंथ के साथ साथ आपकी मसल की एंड्योरेंस भी बढ़ती जाए, ठीक है। अब ये एक्टिविटीज कैसी होती हैं? बेस्ट एग्जांपल इसका, अगर जहां पर आपकी स्ट्रेंथ लगती है, मैंने बेस्ट एग्जांपल अभी दिया था बॉक्सिंग का। जी हाँ, बॉक्सिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स फॉर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एक्टिविटीज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं रेसलिंग, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जूडो, टाइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट्स, सारे के सारे हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स जहां पर आपकी स्ट्रेंथ बॉडी की लगती है एक किसी पर्टिकुलर इंसान को उठाने में, पटकने में, कुछ भी करने में। और हाँ, मैं जॉन सीना का बहुत बड़ा फैन हूं, ठीक है, तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छे से पता है बचपन से, ठीक है। तो इसीलिए एक स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का एग्जांपल ये ले लिया हमने रेसलिंग का। बात आते हैं स्पीड एंड्योरेंस के एग्जांपल पे। अब स्पीड एंड्योरेंस ऐसी, तुम लोग शायद एग्जांपल से समझ जाओगे बहुत आसान से। बास्केटबॉल, स्विमिंग, फुटबॉल, एथलेटिक्स,
ये सारी की सारी जहां रनिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये कहलाती है आपकी स्पीड इंड्योरेंस, जहां पर आपको अपनी इंड्योरेंस स्पीड के थ्रू डेवलप करनी पड़ती है। शॉर्ट डिस्टेंस में या शॉर्ट टाइम में आपको एक डिस्टेंस कवर करना रहता है, एंड डिस्टेंस कैन बी रिगार्डलेस, वो ज्यादा लंबा डिस्टेंस भी हो सकता है, छोटा डिस्टेंस भी हो सकता है। लंबा डिस्टेंस एग्जाम्पल फुटबॉल के केसेस में, छोटा डिस्टेंस एग्जाम्पल बास्केटबॉल के केसेस में। और वही हम बात करें अगर स्ट्रेंथ इंड्योरेंस की, तो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉक्सिंग के अंदर आपको बहुत सारे राउंड्स क्लियर करने पड़ते हैं, मार्शल आर्ट्स में आपको राउंड्स निकालने पड़ते हैं। अब वो राउंड्स 2 मिनट के, 3 मिनट के, 4 मिनट के, कुछ कुछ केसेस में तो 5-5 मिनट के भी राउंड्स होते हैं। अब उन राउंड्स में आप टिके रहें और आप फटीग ना हो, इसीलिए आपकी ट्रेनिंग एक एलीट लेवल पे भी करवाई जाती है। ठीक है, तो ये था आपका एनएरोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब तुम लोगों को मैं एक सिंपल चीज यहां पर बताऊंगा जिससे तुम लोग इस चीज को कनेक्ट कर जाओगे। ये सारे जो एक्टिविटीज है, जो सारे जो मैंने स्पोर्ट्स तुम लोग को एक एग्जांपल के रूप में बताया ना, ये सारे भागने वाले या बहुत जल्दी जल्दी करने वाले स्पोर्ट्स होते हैं, जहां पर आपको ऑक्सीजन कम से कम मात्रा में लगती है। तो बात करते हैं ऐसी इंड्योरेंस ट्रेनिंग मेथड्स की, एक्सरसाइजेस की, जो आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हो। बेस्ट एग्जांपल इसका दे रहा हूं तुम लोगों को, मैराथन रनिंग। ठीक है, जहां पर तुम लोग को ऑक्सीजन भी लेनी पड़ती है और लंबे टाइम तक एक्टिविटी करनी पड़ती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैराथन आप भाग रहे हो, थोड़ा सा आप लोगों के लिए ईज अप कर लेता हूं, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग या माउंटेन क्लाइंबिंग या माउंटेन ट्रेकिंग या माउंटेन से गिरने वाली जो जिसको अपन स्कीइंग कहते हैं, या माउंटेन साइकिलिंग जिसको अपन कहते हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज जहां पर आपको एक लंबा पूरा एक सफर तय करना पड़ता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, बस एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। अब रिगार्डलेस वो कितने दिनों का हो, कुछ घंटों का हो, कुछ ज्यादा टाइम पीरियड का हो, यू नेवर नो। तो ये सारी एक्टिविटीज है, तो सारे एग्जांपल्स आते हैं ना, साइकिलिंग, ड्राइविंग नहीं, साइकिलिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग या ट्रैकिंग, ये सारी आपकी जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती हैं, ये सारी कहलाती हैं आपकी एरोबिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग मेथड्स। ठीक है, तो इसके साथ में अपन अब कवर अप करते हैं इसके कितने तरीके के ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं। ऑब्वियसली अपन ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो एंड्योरेंस का डेवलप कैसे करते हैं, इसके होते हैं कुछ 3 तरीके के ट्रेनिंग मेथड्स। पहला होता है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्पोर्ट्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ट्रेनिंग मेथड होता है। फिर आता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, जो तुम लोग शायद मेरे बोलने से ही इस पूरे मेथड के नाम से समझ गए होंगे कि शायद इसके बीच में अपन थोड़े थोड़े ब्रेक लेते हैं, शॉर्ट इंटरवल्स लेते हैं। एग्जैक्टली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो तुम लोगों को एग्जाम में मैं 100% बोल रहा हूं आएगा, कॉल्ड फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। ये स्वीडिश टर्म है, इसको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की। भाई साहब आप इसके नाम से समझ गए होंगे, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड या कंटिन्यूअस इंड्योरेंस ट्रेनिंग मेथड। अब इस तरीके की ट्रेनिंग में आपको रुकना नहीं है जवान, आगे बढ़ते रहना है। तो ये होती है आपके 3 तरीके की, एक होती है स्लो कंटिन्यूअस, एक होती है फास्ट कंटिन्यूअस और एक होती है वेरिएबल कंटिन्यूअस। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं तुम लोग को बताऊं तो एक तरीके से ऐसे समझो कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के अंदर तुम लोग को रुकना नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। सपोज मान के चलो तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम 1 से 2 घंटे का है। अब उस 1 से 2 घंटे के अंदर तुम लोगों ने अगर 1 सेकेंड रुके, समझ रहे हो ना क्या होगा। तो यही होता है। और दिस इज हैपेंस विद एथलीट्स व्हेन दे आर ट्रेनिंग फॉर एथलेटिक्स, फॉर रनिंग एक्सरसाइजेस, फॉर लॉन्ग जंप और फॉर स्प्रिंट्स। और हाँ, बेस्ट एग्जांपल इसका स्प्रिंट्स है। बात करते हैं अपन स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की। इसके अंदर मान के चलो कि तुम्हारा टाइम 1 से 2 घंटे है ट्रेनिंग का, तुम लोग को ट्रेनिंग करनी है लेकिन एक पेस मेंटेन करके चलना है। अब जैसे कि वो कहते हैं ना क्रिकेट में कि मीडियम पेस बॉलर्स होते हैं, फास्ट पेस बॉलर्स होते हैं, स्लो पेस बॉलर्स होते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्टली कनेक्टेड टू दैट। अब यहां पर तुम लोगों से बोला जा रहा है कि स्लो, थोड़ा स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड करो, रुकना नहीं है लेकिन ठीक है स्लो करो। तुमसे एथलीट है, तुम्हारा ट्रेनर ऐसा बोल देगा, तुम्हारे कोच जो कि तुम्हारे रहते हैं वो बोल देंगे कि जाओ बेटा 400 मीटर का राउंड है, रुकना नहीं है, जितने चक्कर पड़ सकते हैं लगा लो, 1 घंटे का टाइम दे रहा हूं लेकिन रुकना नहीं है। और अगर कहीं रुका तो फिर मैं वहां आया, और अगर मैं वहां आ गया तो तुम लोग समझ सकते हो। तो ये होता है बेस्ट एग्जांपल इसका स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग का। ठीक है, एग्जांपल लेकर तुम लोग को लेकर चल रहा हो तो तुम लोग मैराथन रनर्स का ले सकते हो। क्यों? क्योंकि मैराथन रनर्स को एक टाइम पीरियड के अंदर, उनके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, बस उनको एक डिस्टेंस रहता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब वो कितने भी किलोमीटर्स का हो सकता है, 5 किलोमीटर का,
10 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर का, एंड सो ऑन द डिस्टेंसेस वेरीज, राइट। तो ऐसे में उनको बोला जाता है कि आप एक लंबा डिस्टेंस कवर करना है आपको, तो आप एक पेस पे भागो, एक स्लो पेस पे भागो। अगर आप स्प्रिंट मारने की कोशिश करोगे शुरुआत में, तो आपकी आपकी सारी जो आपने एनर्जी स्टोर करके रखी ना, वो सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसका ठीक एग्जैक्टली जो मैंने अभी पूरा एक्सप्लेनेशन दिया ना, इसी को उल्टा कर दो फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में। अब फास्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, सेम टाइम रहता है 1 से 2 घंटे का, या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का, रुकना नहीं है। 400 मीटर का ट्रैक अगर एथलीट ने, कोच ने बोल के रखा है कि एथलीट को कि बेटा 400 मीटर का ट्रैक है, तुम्हारे पास में टाइम ही टाइम है, स्लो नहीं भागना है, कुत्तों की समान भागना है, पार्डन फॉर माय लैंग्वेज, कुत्तों की समान भागना है, और बस आपको एक नया रिकॉर्ड बनाना है। अगर तुम लोगों की फेवरेट फिल्म अगर भाग मिल्खा भाग है, तो तुम लोग समझ सकते हो कि कैसे उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली अपने 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। एंड देन ही वर्कड 46.95 सेकंड्स का उनका जो 400 मीटर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, फिर उन्होंने एक ओलंपिक में जाकर के तोड़ा था। एंड इसी तरीके से अनएक्सपेक्टेडली अगर आप अपनी कंटिन्यू ट्रेनिंग रखते रहोगे, तो ऐसे ही आपके पास में और रिकॉर्ड्स आते जाएंगे, रिकॉर्ड्स तोड़ते जाएंगे, एंड इट हैपेंस एवरी डे। यू नेवर नो। नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो जो 83 और 84 मीटर्स का था, आई बेयरली रिमेंबर, बट वो अनएक्सपेक्टेड था। ही नेवर ऑफ, एक इंटरव्यू उन्होंने कहा था कि ही नेवर थॉट ऑफ दैट। तो ऐसे में ये जो मेथड होते हैं आपके, एक फास्ट पेस पे चलते हैं, टाइम बिल्कुल भूल जाओ, बस आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आपका जो टारगेट रहता है उसको कनेक्ट करना रहता है। बेस्ट एग्जांपल इसका मैं स्प्रिंटिंग एथलीट्स का दूंगा, 400 मीटर्स, 600 मीटर्स, या 100 मीटर्स एथलीट, 200 मीटर एथलीट, स्विमर्स, ठीक है, और जैवलिन थ्रो बेस्ट एग्जांपल्स हैं। अब इसी तरीके से इनके तीसरे एग्जांपल पर आ जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं वेरिएबल कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, जो कि एक तरीके से फास्ट पेस का और स्लो पेस का दोनों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। आपको ज्यादा स्लो भी नहीं भागना है, ज्यादा तेज भी नहीं भागना है, बस आपको एक मीडियम पेस लेके चलना है, और यही सारे के सारे स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये था आपका कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, समझ में आ गया। अब आते हैं आपके इंटरवल ट्रेनिंग मेथड पे। भाई साहब, कोबी ब्रायंट RIP, उस इंसान से अच्छी एडवाइस स्पोर्ट्स के मामले में कोई नहीं दे सकता था। ही वॉज अ गोट मैन, ठीक है। कोबी ब्रायंट ने अपने इंटरव्यू में कहा था दैट ही रेफर्स इंटरवल ट्रेनिंग मेथड टू एथलीट्स। अब बेस्ट एग्जांपल इसका होता है टेरेस क्लाइंबिंग। उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में, जिसको मैं रेफर कर रहा हूं, वर्कआउट फॉर 2 आवर्स, sleep for 2 hours, then again work out for 2 hours, then again sleep for 2 hours, then again work out for 2 hours, and then again sleep for the rest of the time। इससे तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे हैं, तुमने आधा टाइम एक तरीके से अगर देखा जाए तो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम तुमने अपनी ट्रेनिंग को भी दिया, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम तुमने अपने रिकवरी को भी दिया, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे एक चेन बन रही है, वर्कआउट रेस्ट, वर्कआउट रेस्ट, एंड इट कंटिन्यूज ऑन, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग रात के 3-3 बजे भी, 4-4 बजे भी जिम में जाकर के घिस रहे हो, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट कि आपने जितना वर्कआउट करा है या जितनी ट्रेनिंग करी है, आपको उसके हिसाब का इक्वल एंड इंपॉर्टेंट रिकवरी का टाइम भी मिले। भाई साहब, रिकवरी बहुत जरूरी होती है। अब आप लोगों को जो नया नया खून रहता है, ये लोग सोचते हैं कि भैया हम तो 4-4 घंटे जिम चले जाएंगे और फिर घर आकर के कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि कम करना है, और फिर सो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है। रेस्ट एंड रिकवरी इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट एज वर्किंग आउट, एज ईटिंग, ठीक है। तो ये इंटरवल ट्रेनिंग मेथड तुम लोगों को मैंने एक चेन समझा दी होगी कि पहले आप 2 घंटे वर्कआउट करते हो, फिर 2 घंटे सोते हो। तो आपने 2 घंटे वर्कआउट करने के बाद में 2 घंटे सो करके आपने वो पूरा अपने आप को रिकवरी का टाइम दे दिया, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो चेन है पूरी चलती रहेगी। अब ये भी 2 तरीके की होती हैं, स्लो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। स्लो ट्रेनिंग इंटरवल मेथड में तुम लोग समझ सकते हो कि तुम लोग एक टाइम पे एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हो 1 से 2 घंटे के लिए, हो गया काफी टाइम है, और फिर घर पे जाके सो जाते हो, एंड देन यू अगेन रिपीट दैट सेम थिंग फॉर अनदर 2 आवर्स और 3 आवर्स एंड सो ऑन। उसी तरीके से इसका ठीक एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है फास्ट ट्रेनिंग इंटरवल मेथड, ठीक है। इसमें तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग के पास में 1 घंटा रहता है या 2 घंटे रहते हैं, तुम लोग फटाफट अपने सारे ट्रेनिंग कर लिए, अपने बास्केटबॉल शॉट्स ले लिए, अपने पेनाल्टी शॉट्स ले लिए, अपने स्किपिंग कर ली, रनिंग कर ली, जंपिंग कर ली, पुशअप्स लगा ली, पुलअप्स लगा ली, जिम में वर्कआउट कर लिए, सब कुछ हो गया। उसके बाद तुम लोग ने घर पे गए, 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट लिया, अच्छी डाइट ली, एंड देन अगेन आफ्टर दैट 1 or 1.5 hours ऑफ स्लीप, यू फाउंड योरसेल्फ बैक इनटू द जिम और इनटू द ट्रेनिंग एरिया और दैट वेयरएवर यू आर ट्रेन, ठीक है। इट कैन बी एनीवेयर। तो ये
दो तरीके के होते हैं, जहाँ पर आप एक स्लो पेस को मेंटेन करके चलते हो, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले पॉइंट में बताया था, और उस तरह की फास्ट तरीके की पेस को भी मेंटेन करके चलते हो। तो तुम लोग को अभी तक ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि इंड्योरेंस बिल्डअप करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। कंटिन्यूस तो हो ही गया, फास्ट या इंटरवल ट्रेनिंग भी हो गया। तो आते हैं अब इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग एस्पेक्ट पे, जो कि कहलाता है फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड। अब फार्टलैग होता क्या है? सबसे पहले तो फार्टलैग एक स्वीडिश टर्म है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर एक नेचुरल एनवायरनमेंट को यूज किया जाता है एथलीट के ट्रेनिंग के लिए। अब अगर तुम लोग को मैंने थोड़ी देर पहले भाग मिल्खा भाग का एग्जांपल दिया था, तो तुम लोग को उस मूवी से बेस्ट चीज याद होगी कि मिल्खा सिंह अपने पैर पे कुछ वेट्स पहन करके एक हायर टेरेन पर रनिंग करते हैं, ये जिसको अपन एक तरीके से क्लाइंब भी कह सकते हैं, रनिंग एंड क्लाइंबिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब वो उस लद्दाख के उस हिल पर चढ़ रहे थे, तो क्या वैसा ही हिल या वैसा ही ट्रैक उनके कंपटीशन पे यूज हुआ था? जी नहीं। वो उनकी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी को, उनकी ट्रेनिंग की स्पीड को, उनके ट्रेनिंग के स्ट्रेंथ और अलग अलग फिजिकल कंपोनेंट एस्पेक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए यूज किया गया था, और यही कहलाता है फार्टलैग। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर आपका एक पैथ होता है जो आपका प्री प्लान्ड नहीं होता है, आपको पता नहीं होता है, विच कैन बी अ काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज फॉर द एथलीट्स एंड फॉर द कोचेस, क्योंकि आपको नहीं पता है कि रास्ते में कैसे कैसे उतार चढ़ाव आने वाले हैं। इसी का नाम तो जिंदगी है, ठीक है ना। तो बस अब यही फार्टलैग ट्रेनिंग के अंदर आपको पता नहीं होता है कि क्या होने वाला, बस आपको इतना पता होता है कि सामने खूबसूरत सा बागान है, बगीचा है, नेचर है, पहाड़ है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत चट्टाने हैं, देखने के लिए आपके पास में नज़ारा है। आपने अपने हेडफोन पहने, अच्छे से मोटिवेशनल गाने सुने और भागना शुरू कर दिया। ये एक नेचुरल ट्रैक होता है, एक नेचुरल, एक नेचर के साथ में प्रैक्टिस करने का तरीका होता है, जहां पर आपको नेचर एनवायरनमेंट का भी एडवांटेज मिलता है, आपके साथ में आपकी इंटेंसिटी भी इंप्रूव होती है। अगर आप हायर इंटेंसिटी के लिए वर्कआउट करना चाहते हो या ट्रेनिंग करना चाहते हो, तो आप किसी पहाड़ पे एक ऐसे लेवल पे जा सकते हो जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, तो वहां पर आपकी एनएरोबिक ट्रेनिंग भी होना शुरू हो जाएगी, इफ यू कैन कनेक्ट टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ द एंड्योरेंस, जो कि मैंने बताया था। उसी के साथ साथ आपको नेचर का भी एडवांटेज मिलता है। बट हाँ, इसके डिसएडवांटेज कुछ ये रहते हैं कि अगर आप ज़्यादा ट्रेनिंग करते हो ये, तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, रास्तों में पड़े कीचड़, पत्थर, मिट्टी, मैल, आपको सब मिलता है जो कि आपके रियल कंपटीशन में नहीं होते हैं। बट स्टिल इफ यू थिंक दैट इट कैन प्ले अ वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन योर कंपटीशन, देन गो फॉर इट। और ये था पूरा इंड्योरेंस के सारे ट्रेनिंग मेथड्स और इंड्योरेंस के पार्ट। सबसे पहले अपन ने देखा था कि एनारोबिक एक्सरसाइजेस ट्रेनिंग मेथड्स क्या होते हैं, फिर एरोबिक ट्रेनिंग मेथड्स क्या होते हैं, फिर अपन ने इसकी ट्रेनिंग के तरीके देखे थे, कंटिन्यूस देखा, इंटरवल देखा, और अभी अपन ने खत्म करा फार्टलैग के साथ में। तो आओ अब आते हैं अपने नेक्स्ट फिजिकल कंपोनेंट पे, जिसका नाम है स्पीड। तो बात करते हैं अब आपके फिजिकल एजुकेशन के, ये फिजिकल ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या फिजिकल कंपोनेंट पे, जिसको कहा जाता है स्पीड, गति या तेजी, ठीक है। अब अगर इसको सिंपल भाषा में इसको डिफाइन करूं, इट इज डिफाइंड एज परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी इन द क्विकेस्ट एंड द फास्टेस्ट टाइम एंड वे पॉसिबल। मतलब किसी भी एक परफॉर्मिंग एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना, या एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी को अगर अपन फिजिकल एजुकेशन के टर्म से देखा जाए, तो एक ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना जल्दी से, क्विकेस्ट टाइम पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, ठीक है। अब इसके प्रकार कितने तरीके के होते हैं, मेरे पीछे लेके आओ समझते हैं। रिएक्शन टाइम, सबसे पहले तो देखा जाता है कि आपने जब अपने स्पीड को परफॉर्म करना शुरू करा, तो आपकी स्पीड का रिएक्शन टाइम कितने टाइम का रहेगा, मतलब आप कितनी जल्दी इस स्टेज पर पहुंच सकते हो कि आपकी बॉडी इस स्पीड को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे। ऐसा तो नहीं है कि आप अच्छे खासे चल रहे हो, चलते मतलब खड़े हो गए, किसी से बात कर रहे हो, बात करते करते आपने एकदम से भागना शुरू कर दिया, लोग पागल समझेंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो स्प्रिंटर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जो रनर्स होते हैं, उनको एक पॉइंट दिया जाता है ऑन योर मार्क सेट एंड गो का। उनके दिमाग में रहता है कि हमको गो पे भागना है, तो उनका रिएक्शन टाइम उस गो के बाद शुरू होता है, ठीक है। तो मतलब उनकी बॉडी कैसे एकदम से स्पीड पकड़ेगी और उनका रिएक्शन टाइम क्या रहेगा। उसी तरीके से आते हैं एक्सिलरेशन पे। अब एक्सिलरेशन तुम लोगों ने अगर फिजिक्स की भाषा में तुम लोगों को कहूं, तो एक्सिलरेशन होता है कि तुम लोग कितनी जल्दी और कितनी तेज गति से एक्सिलरेशन
अपनी बॉडी को एक्सेलरेट करते हो, आप एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी को कितनी जल्दी से कवर करते हो, कितना तेज भागते हो, कितना पेस मेंटेन करके रखते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तुम लोगों का फिजिक्स भाषा में देखा जाएगा तो तुम लोगों को कहा जाता होगा कि एक गाड़ी को तुम लोगों ने, सपोज मान के चलो तुमने एक गाड़ी को चलाना शुरू करा, तुम लोग उसमें गियर भरते हो ना, ये वही कहलाता है कि तुमने अपनी बॉडी को गियर अप करना शुरू करा, अपनी बॉडी को रिएक्शन टाइम से परे कर दिया। मतलब तुम्हारी बॉडी अब रिएक्ट कर रही है कि हाँ तुम लोगों ने भागना शुरू कर दिया, तुम्हारी बॉडी ने स्पीड पकड़ ली है, और वो स्पीड जब पकड़ लेती है दैट स्टेज इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसके बाद में आता है स्पीड ऑफ द मूवमेंट। अब मान के चलो मैं एक बॉक्सर हूं, मैं रिंग के अंदर जाकर के बॉक्सिंग करता हूं, तो क्या मेरे पैरों का मूवमेंट मेरे हाथों के मूवमेंट से थोड़ा बराबर होना चाहिए या तेज होना चाहिए? क्योंकि बॉक्सिंग मेरा हैंड टू हैंड फेस टू फेस कॉम्बैट स्पोर्ट होता है, तो मेरे हाथों की स्पीड मेरे पैरों की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। अब तुम लोगों का मैं तुम लोगों को इसका बेस्ट एग्जांपल दूंगा मोहम्मद अली का। मोहम्मद अली जब अपने रिंग में ओपोनेंट को ट्रिक करते थे ना, तो वो ओपोनेंट के पैर देखते थे कि वो कितने तेजी से पैरों को लेकर आता है, उसके हिसाब से अपने मूवमेंट को जज करते थे। इसलिए वो सामने वाले को ट्रिक करने के लिए डांस किया करते थे रिंग के अंदर, वो रिंग के अंदर आके शफल करते थे, क्योंकि बॉक्सर्स सामने वाले ओपोनेंट के पैर देखता है कि वो क्या करने वाला है, वो कितनी स्पीड से या कितनी गति से आकर के कौन से साइड से आकर हमको हिट करेगा। मोहम्मद अली इसी में उनको ट्रिक कर देते थे, वो शफल करते थे, सामने वाला जब ऐसे से होता था वो अपना फोकस खो बैठता था, और जैसे ही इंसान अपना फोकस खो बैठता है वो डीरेल हो जाता है और मोहम्मद अली उसे नॉकआउट कर देते। तो ये है स्पीड ऑफ मूवमेंट। बेस्ट एग्जांपल है इसका कि आपके हाथ, अगर एक बॉक्सर हो तो आपके हाथ कितने तेज चल रहे हैं, अगर आप एक स्प्रिंटर हो तो आपके पैर कितने तेज चल रहे हैं, अगर आपके स्विमर हो तो आपके हाथ और आपकी बॉडी कितनी तेज और कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रही है। फिर से समझते हैं स्पीड को, अचीविंग अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी या एक पर्टिकुलर टास्क को कितने जल्दी कवर अप करना। रिएक्शन टाइम के स्टेज पर आए, फिर हमने बॉडी को एक्सेलरेट करना शुरू करा, हमारे स्पीड ऑफ मूवमेंट मेजर हो गई, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लोकोमोटिव एबिलिटी, कि हम इन तीनों को, रिएक्शन टाइम को, एक्सेलरेशन को, स्पीड ऑफ मूवमेंट को कितने लंबे समय तक, कितनी देर तक होल्ड करके रखते हैं, और वो जाकर के हमारी लोकोमोटिव एबिलिटी कहलाती है कि हम इन तीनों चीज़ों को, या इन तीनों चीज़ों के पेस को, अपनी स्पीड के पेस को कितनी देर तक कंट्रोल करके रखते हैं। अब आते हैं स्पीड को डेवलप करने के दो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे या सबसे मेथड्स पे, ठीक है। एक कहलाता है आपका एक्सेलरेशन ट्रेनिंग मेथड और दूसरा कहलाता है पेस रनिंग मेथड। एक्सेलरेशन, जैसे मैं तुम लोग को बताया था कि इज कॉल्ड अटेनिंग अ पर्टिकुलर स्पीड एट अ क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम। ये तो आपकी स्पीड की डेफिनेशन हो गई थी, और एक्सेलरेशन भी इसी के आसपास की है। एक्सेलरेशन एक तरीके से कहलाता है कि आप किस तरीके से अपने आप को एक स्पीड अप जोन के अंदर अपनी बॉडी को क्विकली एक्सेलरेट करोगे, अपनी बॉडी की स्पीड तुरंत स्पीड बढ़ा दोगे। बिल्कुल पॉसिबल होता है यार। मान के चलो तुम लोग एक मशीन की तरह काम करते हो, सुबह उठते हो, शाम को घर वापस लौट जाते हो, सुबह उठ के स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, ट्यूशन जाते हो, फिर अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़, डांस, स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ कर कर आते हो। तो जब तक तुम लोग अपने स्पोर्ट्स में, जैसे ही तुम लोग जाते हो अपने एरियाज़ में, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जाते हो, तो वहाँ पर तुम लोग की एनर्जी कैसे एकदम से बूस्टअप हो जाती है। तुम लोग अपने दोस्तों से मिलने के बाद कितने खुश हो जाते हो, पंप हो जाते हो ना। वैसे ही एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जब हम लोग जिम में जाके वर्कआउट करते हैं तो हम लोग मोटिवेशन गाने सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो हमारे अंदर एक एड्रेनलिन रश आ जाता है, एक स्टिमुलाई रिस्पॉन्ड होती है। वही स्टिमुलाई जब आप स्पीड के बेसिस पर या स्पीड के ग्राउंड्स पर उसको कनेक्ट कर दोगे एक्सेलरेशन के साथ में, तो वो रिजल्ट करती है इसके अंदर, ठीक है। एक्सेलरेशन को बिल्डअप करने का भी तरीका होता है। कैसा होता है, मान के चलो एक सिंपल, एक बेसिक तरीका है, मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। बस ये मान के चलो कि तुम्हारे पास में 10 से 20 मीटर का ट्रैक है, तुम्हारे पास 4 से 6 सेकेंड है, तुम लोग को वो 10 से 20 मीटर का ट्रैक उतने सेकंड में कवर करना है और वापस आना है। तुम लोगों ने शायद शटल रन का नाम सुना होगा कि तुम लोग को एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फिर पॉइंट ए टू पॉइंट सी, फिर पॉइंट ए टू पॉइंट डी, ऐसे आना जाना करना पड़ता है। तो ऐसे में तुम्हारी शॉर्ट डिस्टेंस की जो रनिंग होती है वो इंप्रूव हो जाती है। वैसे ही एक्सेलरेशन आपकी शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग के को इंप्रूव करती है कि आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट ए टू पॉइंट बी का, जैसे तुम लोग को मैंने बताया 10 से 20 मीटर का एक डिस्टेंस ले लिया। अब इस 10 से 20 मीटर को आना है, जाना है कम से कम 5 से 6 बार, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा
30 सेकंड, 1 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट, इससे ज़्यादा का रेस्ट नहीं लेना है। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, आपको अपना एंड्योरेंस बढ़ाना है, आपको अपनी स्पीड स्ट्रेंथ बढ़ानी है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बढ़ाना है, स्टैमिना इंप्रूव करना है, एक्सेलरेशन के थ्रू होगा। एक्सेलरेशन बिल्डअप कैसे होता है, ये एक बेसिक तरीके की एक्सरसाइजेस थी। अब एक्सेलरेशन में तुम लोग को एक बार फिर से बता देता हूं। तुम लोग एक रनिंग कर रहे हो, मान के चलो 400 मीटर का ट्रैक है, जैसे ही तुम लोग फिनिश लाइन देखते हो तुम्हारे अंदर एक अलग सा ही एड्रेनलिन जाग उठता है। तुम लोग के अंदर को वो यूसेन बोल्ट कहता है कि नहीं, आज तो मैं ये फिनिश लाइन क्रॉस ही कर दूंगा। तो बस यही एड्रेनलिन एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे ही फिनिश लाइन देखते हो तो फिनिश लाइन के उस 100 मीटर या 50 मीटर पहले तुम लोग अपनी स्पीड कैसे तुरंत बढ़ा देते हो, एग्जैक्टली दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तुम्हारे अंदर अलग से ही एक एड्रेनलिन रश आना शुरू हो जाता है, और तुम्हारी ट्रेनिंग अगर उस टाइम पे अच्छी होगी, तुम्हारी शॉर्ट डिस्टेंसेस की ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो तुम लोग फटाक से अपने आप की बॉडी एक्सेलरेट करोगे, टॉप गियर लगाओगे और फिनिश लाइन क्रॉस कर लोगे। अब आते हैं सेकंड मेथड पे, स्पीड बढ़ाने के, स्पीड इंप्रूव करने के, दैट इज कॉल्ड पेस रनिंग। कुछ नहीं है, एक सिंपल पेस है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी का डिस्टेंस है, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, उस एक पेस पे रनिंग करते रहो, रुको मत। और अगर रुकना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 30 सेकंड का रेस्ट ले लो, और उसके बाद वापस से एक लंबे टाइम के लिए वो पेस रनिंग वापस शुरू कर दो। ऑक्सीजन तुमको भरपूर मिलेगा, और इसी के साथ में तुम्हारा स्पीड का पॉइंट भी यहाँ खत्म हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी। तो बात करते हैं आपके चौथे फिजिकल कंपोनेंट पे, जिसको कहा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। इन सिंपल टर्म्स इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स और द मूवमेंट्स टू गो इन अ फुल रेंज ऑफ मोशन और अ फुल रेंज ऑफ मूवमेंट्स। मतलब आपके बॉडी, आपके मसल्स की ऐसी एबिलिटी कि वो पूरे पूरे मूवमेंट्स को कर पाए। जैसे कि मैंने तुम लोग को करके इसका पूरा एक फिजिकल एग्जाम्पल भी करके दिखा दिया। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अब ये होती कितने तरीके की, 2 तरीके की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वो होती है जहां पर आप इसको खुद परफॉर्म कर पाओ, आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत ना पड़े, जो कि अपन इसके सब पार्ट्स में देखते हैं। एक्टिव के अंदर आते हैं 2 पार्ट, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक जब आप एक जगह पर खड़े होकर के, जैसे कि मैं तुम लोग को अभी अपने ये पूरे अपने शोल्डर और अपने आर्म्स, अपने पूरा भी ऐसे जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो मेरी, इसको मैंने फ्लेक्स करके दिखाया है। ये मैं तुम लोग के सामने खड़ा हूँ, अभी मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ, मेरे कैमरे के पीछे तीर्थ कर रहा है, वो मुझे देख करके हंस रहा है इस वक्त, ठीक है, कि भैया क्या कर रहे हो आप। तो ये जो मैंने अभी तुम लोग को करके दिखाया है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव, कभी स्टैटिक, मतलब एक जगह पे खड़े होकर के, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों ने सबसे पहले स्ट्रेंथ में पढ़ा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड डायनामिक स्ट्रेंथ। वैसे ही एक्टिव एंड पैसिव तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसमें से एक्टिव में पहला सब पार्ट आता है, स्टैटिक एक जगह पे खड़े होके, एंड डायनामिक चलते फिरते तुम लोगों ने कुछ भी कर लिया, चलते फिरते तुम लोग ऐसे चल रहे हो, फिर रहे हो, तुमने हल्का सा स्ट्रेच कर लिया, या चलते फिरते तुम लोग अपनी बैक को क्रैक करने लगे, चलते फिरते तुमने ये कर लिया, नेक को क्रैक करने लगे। तो ये जो तरीके होते हैं ना चलते फिरते करने में, दीज आर कॉल्ड डायनामिक। लेकिन अपन को नहीं करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को अगर आप एकदम से रेंज ऑफ मोशन में डालोगे, एकदम से बॉडी पे फ्लेक्स करोगे, एकदम से बॉडी को तोड़ने की कोशिश करोगे, मसल को एलोंगेट करने की कोशिश करोगे, तो ज़्यादातर ये चीज़ें ना इंजरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो मेरी बात मानो, जब जिम में जाओ या कहीं पे भी वर्कआउट करने से पहले, अपनी ट्रेनिंग करने से पहले जगह पे खड़े होकर अच्छे से स्टैटिक वार्म अप कर लिया करो, कुछ जंप्स कर लिया करो, फिर फ्लेक्सिबिलिटी, फिर स्ट्रेचिंग किया करो। और मैं तो तुम लोग को सजेस्ट ये करूँगा कि जो लोग लड़के हैं, जो भी लड़कियाँ मुझे देख करके ये बात सुन के जिम ज्वाइन करेंगे या जिम जा रहे हैं, 10 से 12 मिनट तक प्रॉपर स्ट्रेचिंग किया करो। उसके बाद होता क्या है, तुम्हारी बॉडी को एक हिट मिल जाता है, तुम्हारी बॉडी एक डायनामिक उसमें आ जाती है, एक कंडीशन के अंदर कि अब उसको ट्रेनिंग के अंदर आना है, या उस मसल पर अब लोड आने वाला है, तो मसल को शॉक मिलना चाहिए कि हाँ भाई अब हम रेडी हैं। तो इसी के साथ में आपका एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैंने तुम लोगों को समझा दिया स्टैटिक एंड डायनामिक क्या होता है। स्टैटिक जगह पे खड़े हो गए, डायनामिक चलते फिरते, ठीक है। अब आता है पैसिव तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। पैसिव तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी और कुछ नहीं, जब मुझको एक ऐसा इंसान लग जाए, या एक ऐसा पार्टनर लग जाए, या मेरा ट्रेनर लग जाए जो मेरे हाथ पैर को तोड़ सके, मरोड़ सके, आटा बना करके गूंद सके, उसको कहा जाता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी या पैसिव स्ट्रेचिंग। क्योंकि अल्टीमेटली फ्लेक्सिबिलिटी आपके
स्ट्रेचिंग से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो मैं इसको अगर स्ट्रेचिंग भी कहूँगा तो शायद गलत नहीं कहूँगा। तो अगर अपन बात कर रहे हैं पैसिव की, तो आपने एक पार्टनर ले लिया, आपका पार्टनर आपके पीछे से हाथ पकड़ रहा है, आपकी नेक पकड़ रहा है, बैक को क्रैक कर रहा है, लेग को एक्सटेंड करके फ्लेक्स करके आपके लेग को फ्लेक्सिबिलिटी या उसको स्ट्रेच कर रहा है, तो ये आपके पैसिव के अंदर आ जाएगा। तो ये होते हैं आपके दो तरीके के फ्लेक्सिबिलिटी के तरीके। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बता दिया है, एबिलिटी ऑफ द मसल्स और द जॉइंट्स टू मूव एट अ फुल रेंज ऑफ मोशन। तो बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो कि आपका आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो इसी के साथ अब हम आ चुके हैं इस पूरे चैप्टर के आपके पहले यूनिट नंबर 10, पहला चैप्टर टर्म 2 फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अब आपने कक्षा 11वीं में जब ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आप लोग को लगा होगा कि नहीं यार, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी असल में कुछ नहीं, बस एक मूवमेंट्स को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना होता है और खत्म। नहीं, अब वो जो तुमने पढ़ा था वो तो ठीक ही था, लेकिन कक्षा 11वीं से उठा करके कक्षा 12वीं में हम उसको लेकर आ चुके हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर इसकी जो डेफिनेशन है वो आपसे कहती क्या है? परफॉर्मिंग, ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज नथिंग बट performing various certain activities and certain movements with more gracefully, with more efficiency and with more unrestricted sort of movements। मतलब आपके जो कभी कभी कुछ कुछ मूवमेंट्स होते हैं आपके मसल्स में इंजरीज या स्ट्रेन या कुछ कुछ XYZ इंजरीज की वजह से वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी ने कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को और ये सारे टॉपिक्स इस जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के अंदर आने वाले हैं इन सारी चीज़ों को अडेप्ट कर लिया है, तो आपकी बॉडी सारे मूवमेंट्स को ग्रेसफुली एफिशिएंटली बिना किसी इंजरीज के परफॉर्म करेगी। तू कुछ और सोच रहा था ना, मैं कुछ और बोलूंगा। अच्छा इसके तो आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के अंदर आते हैं कुछ पार्ट्स, ऐसे समझो। अडेप्टिव, आपकी बॉडी ने एक सर्टेन मूवमेंट को इतनी बार परफॉर्म करा कि आपकी बॉडी उस मूवमेंट की क्या हो गई, आदी। इंग्लिश में बोले तो अडेप्टिव। मतलब मान के चलो अगर मैं डांस करता हूं तो मेरा एक फेवरेट मूवमेंट होगा जिसको मैं अपने हर डांस फॉर्म के अंदर इन्वॉल्व कर दूंगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा अडेप्टिव। और ऐसे ही कुछ कुछ तरीके के मूवमेंट्स को जो आप एक रेगुलर बेसिस पे करते जाते हो और आप उसके अंदर मास्टरी हासिल कर चुके हो, दैट विल बी कॉल्ड एज योर अडेप्टिव मूवमेंट। उसी के साथ में आते हैं बैलेंस पर। बैलेंस पर कुछ नहीं, मतलब वही जो मूवमेंट्स आपने अडेप्ट करे थे, आप कितने अच्छे तरीके से उनको स्टेबल रख पाते हो, कितने अच्छे तरीके से बैलेंस रख पाते हो अपने बॉडी पर। अगर तुम लोग को ये सब चीजें समझ में आए और अगर जो जैसे कि मैं तुम लोग की डेफिनेशन बताई थी, तो क्या तुम लोग फिगर स्केटिंग इसका एग्जाम्पल ले सकते हो? बीइंग अ फॉर्मर नेशनल लेवल स्केटर, रोलर स्केटिंग में, मैं आइस स्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं या फिगर स्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहां पर आपके फिगर स्केटिंग की, जो कि ओलंपिक का एक बहुत ही मेजर इवेंट होता है। अब फिगर स्केटिंग के अंदर तुम लोग को जैसे देखा जाए तो उसके अंदर वो जो लिफ्ट करते हैं कपल्स, एक दूसरे को उठाते हैं, अपने स्केट्स पे घूमते हैं और जिम्नास्टिक करते हैं, बिल्कुल नाचने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड बैले डांसिंग। बैले डांसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। स्पोर्ट्स की बात करें तो फिगर स्केटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, जहां पर अपन ये सारी चीजें यूज करते हैं। अपन बात करते हैं अभी बैलेंस की, तो तुम लोग ने देखा होगा बैलेंस कितना जरूरी होता है उन लोगों के लिए, क्योंकि उनके स्केट्स में ब्लेड्स लगे रहते हैं यार। अगर गलती से भी कुछ मिसहैप हुआ तो इंजरीज बहुत बुरी हो सकती, बहुत ग्रूसम हो सकती हैं। तो उन्हीं इंजरीज को बचाने के लिए हजारों घंटों की प्रैक्टिसेस के साथ में वो पहले अपने मूवमेंट्स को अडेप्ट करते हैं, फिर उन पे बैलेंस हासिल करते हैं या स्टेबलाइज करते हैं, फिर कॉम्बिनेटरी या कंबाइनेटरी, या एक तरीके से देखा जाए तो इसको कहा जाता है एक से ज्यादा मूवमेंट्स को एक साथ लेकर आना, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मूवमेंट्स, ठीक है। उसी तरीके से आते हैं अपन काइनेस्थेटिक पे। यहां पर आपका, जैसे कि तुम लोगों को मैंने पहले भी बताया था, आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ इंड्योरेंस ट्रेनिंग के टाइम पे, कि वहां पर आपकी स्पीड के साथ में आपकी स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग हो रही है। तो ये भी वही है, यहां पर आपकी एक तरीके से स्पीड के साथ में आपके सारे मूवमेंट्स अब तक हम लोगों ने देखे, अडेप्टिव मूवमेंट देख लिए, आपके इतने सारे मूवमेंट्स आपने उसको अडेप्ट कर, आपकी बॉडी उसकी आदी हो गई, फिर आपने उसी पर एक बैलेंस, एक तरीके की महारत हासिल कर ली। तो अब आप उस पर काइनेस्थेटिक, आप कैसे स्पीड उस पर अप्लाई करोगे, शायद समझ गए होगे। उसके बाद आते हैं अपन रिदम पे। एक तरीके से देखा जाए तो रिदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक फिगर स्केटिंग के लिए, क्योंकि उनको कहा जाता है कि आपको एक ग्रेसफुली, प्यार से, दुलार से आपको डांस करना है, ऐसे करना है कि आपके मूवमेंट्स देख करके जो वहाँ के जजेस हों या वहाँ के जो ऑफिशियल्स हों
वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएं। और ये चीज़ सिर्फ स्पोर्ट्स पे या फिगर स्केटिंग पे अप्लाई नहीं होती है, ये हर चीज़ पे अप्लाई होती है। ये जो आर्टिस्ट लोग, जो आर्टिस्ट कम्युनिटी होते हैं ना, दे ऑलवेज वर्क फॉर द रिदम इन देयर वर्क। कि अगर एक पेंटर कोई पेंटिंग भी कर रहा है, एक आर्टिस्ट एक आर्ट प्रिपेयर कर रहा है, आर्ट पीस प्रिपेयर कर रहा है, तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो कैसे ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए। जैसे कि मैं भी तुम लोगों से इस वक्त कनेक्ट कर पा रहा हूँ, दिस इज माई रिदम। क्योंकि अगर मैं अपनी एनर्जी पहले ही टाइम से अगर ऐसा रखता कि नहीं यार आज मेरा करने का मन नहीं है, तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप लोगों को एक और दिन पे, तो ऐसे में मैं तुम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन क्योंकि मेरी एनर्जी पहले सेकेंड से हाई थी, अभी भी ऐसी है, हमेशा ऐसी रहेगी, तो ये रिदम है जिसकी वजह से मैं तुमसे आजकल कनेक्ट कर पा रहा हूं। और उसी तरह इसका लास्ट टॉपिक आता है ओरिएंटेशन, और कुछ नहीं, बस इट्स अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन कि तुम लोग किस तरीके से अपने मूवमेंट्स को, अपनी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को अपने शरीर के अंदर अप्लाई करके कैसे सामने वाले के सामने प्रेजेंट करते हो। इट इज अ फॉर्म ऑफ अ प्रेजेंटेशन। तो भाई साहब यहां पर आपके पांचों फिजिकल एजुकेशन के या फिजिकल कंपोनेंट्स, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, स्पीड एंड द लास्ट कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी यहां पर कवर अप हो चुके हैं। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार फिर से रिकैप करो, फिर से समझो, आंसर समझ में आएगा। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्टे ट्यून्ड, अगला चैप्टर बहुत जल्दी आने वाला है।